अरे खा गई वो उल्टा बहू तुम्हारी हमारे बेटे को। ना जाने कौन से मनहूस कदम लेकर आई थी हमारे घर में, जो 6 महीने शादी के नहीं हुए और हमारे बेटे को खा गई। भगवान धीरे बोलो जरा, बहू सुन लेगी, उसके दिल पर क्या बीतेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही उसने अपने पति को खोया है। हाँ, उसने अपने पति को खोया है, हमने तो कुछ नहीं खोया है, हमारा तो कोई नहीं था वो। हाँ, उसका ही पति था। खा गई उल्टा मेरे बेटे को। कितना मना किया था मैंने मेरे बेटे से, मत कर शादी मत कर शादी, लेकिन नहीं, ना जाने कौन सा भूत सवार था मेरे बेटे को जो उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। अरे भगवान, भगवान के लिए जरा शांत हो जाओ, क्यों बेवजह हल्ला कर रही हो। भगवान ने हमें इतने दिनों का ही सुख दिया था बेटे का, इतने दिनों का ही जीवन था उसका, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। अरे कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं मैं? जब से वो लड़की हमारे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ अपशकुन हो ही रहा है। उसने आखिर मेरे बेटे को खा ही गई। तुमने अपना बेटा खोया है भगवान, तो उसने भी अपना पति खोया है। उसके पास तो जीने का और भी कोई सहारा नहीं है। माँ बाप तो है नहीं बेचारी के, चाचा चाची ने उसे पाला पोसा है। चाचा चाची के खिलाफ जाकर उसने अपने बेटे से शादी की थी। वो थोड़ी ना जान रही थी कि ऐसा हो जाएगा। अब ऐसे समय पे तो उसका कोई नहीं रहा ना ही उसका पति है इस दुनिया में, ना ही माँ बाप है, ना ही मायका है। कहाँ जाएगी बेचारी, किसके पास जाएगी? अरे वो जहाँ भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घर में नहीं रहेगी वो, बता देती हूँ। उस मनहूस के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकाल कर फेंक दूंगी मैं उसका सारा सामान घर से बाहर। वो चाहे जहाँ भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान, इंसानों से ना सही तो कम से कम भगवान से तो डरो। उसके लिए तो कम से कम शांत हो जाओ। अरे वो हमारी बहू है, हमारे बेटे की पत्नी थी, वो हमारे बेटे की पसंद थी, हमारे बेटे की पत्नी थी। वो उसे कितना प्यार करता था। कम से कम यही सोचकर शांत हो जाओ। क्यों उस बेचारी का दिल दुखा रही हो तुम ऐसा बोल बोल कर? अरे तुम्हें बड़ी पड़ी है उसकी। यहाँ मेरी कोख उजड़ गई, मेरा आंगन सूना हो गया, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मुझे माँ कहने वाला इस दुनिया से चला गया, फिर भी तुम्हें उसकी पड़ी है। मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो तुम? भगवान, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। जो भी हुआ है सब विधि का विधान है। ऊपर वाले ने हमारे बेटे का जीवन इतने दिनों का ही लिखा होगा। तुम क्यों बेवजह ही बहू को कोस रही हो? अरे हमारा बेटा चला गया तो क्या हुआ, हम अपनी बहू को ही अपना बेटा बनाकर रखेंगे, उसे खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अरे पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात है, उस लड़की को मैं इस घर में रहने दूं तब ना। मेरे बेटे पर काला जादू तो कर ही दिया था उसने। ऐसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर भी जादू कर दिया है, तुम्हें भी उसने अपनी बातों में फंसा लिया है। फालतू की बकवास मत करो सुमित्रा तुम। मैं बता देता हूँ तुम्हें, यदि बहू को तुमने भला बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो भी हुआ है सब होनी का होनहार है। हमारे बेटे का निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ है, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। सब विधि का विधान है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अरे ज्यादा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है उस डायन की। अंधे हो गए हो, अंधे तुम। अरे वो बहू नहीं, डायन है डायन। पहले हमारे बेटे को खा गई, फिर देखना धीरे धीरे सारे घर वालों को निगल जाएगी। दीमक की तरह हमारे घर को खोखला करते जा रही है। इसीलिए बोल रही हूँ, समय रहते ही उसे इस घर से निकाल दो, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। नहीं नहीं, बहू हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बेटे के बाद हमारा फर्ज बनता है उसकी हर जिम्मेदारी को उठाना। इस तरह हम उसे बीच रास्ते पर नहीं छोड़ सकते। ऊपर जाकर मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो क्या बोलेगा मुझसे कि पापा आपने मेरे पीछे मेरी पत्नी का ख्याल तक नहीं रखा। ठीक है, तुम्हारा जब यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। आज इस घर में या तो तुम्हारी बहू रहेगी या तो मैं रहूंगी। ये फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं। पापा, उस पराई लड़की के लिए आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वो जरा भी दया के लायक नहीं है। उसने आपके बेटे को खा गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सुभी तुम चुप करो। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि बड़ों के बीच में मत बोला करो। और जिस पराई लड़की के बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो और कोई नहीं, तुम्हारे भाई की पत्नी है। पापा, ना ही मैंने उसे कभी भाभी माना था और ना ही कभी भाभी मानूंगी, क्योंकि वो लड़की हमारे पसंद से नहीं लाया था भैया ने शादी करके। हाँ, ये बात जरूर है कि भैया के डर से मैं उनकी पत्नी को भाभी बोलती थी, लेकिन मैंने अपने दिल से कभी उन्हें भाभी नहीं माना। वो मेरे लिए एक पराई औरत थी, है और रहेगी। मैं तो कहती हूँ आज अभी इसी वक्त उसे इस घर से बाहर निकाल दो आप। बस करो सुभी, बहुत बोल लिया तुमने। अब तुम्हारे मुंह से बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। अरे उस बेचारी के बारे में ना सही, कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोचो। वो ऊपर से जब तुम्हें देखता होगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा? पापा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इतना समझ लीजिए, अब उस लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल नामुमकिन है। उस औरत को हम यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप तो उसे इस घर से निकाल कर बाहर कर दीजिए। यदि आपसे ये काम नहीं आता है तो मुझे बोलिए, मैं उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल कर फेंकती हूँ। बस सुभी, बहुत बोल लिया तुमने। अब यदि तुमने एक शब्द भी बोला बहू के खिलाफ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। पापा, मारोगे आप मुझे? मारोगे उसके कारण? मारो मारो, मैं भी देखती हूँ। रास्ते से हट जाओ सुभी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं भी देखती हूँ कैसे वो इस घर में रहती है। धक्के मारकर इस घर से बाहर ना कर दिया मैंने तो मेरा भी नाम सुमित्रा नहीं। माँ, ये पापा को क्या हो गया है? किस तरह की बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे उसने जादू कर दिया है पापा के ऊपर। ना जाने और क्या क्या विनाश करेगी ये उल्टा हमारे घर का। ये क्या बहू, तुमने ये सफेद साड़ी क्यों पहनी है? पापा जी, जिनसे मेरा सारा साज सिंगार था वही नहीं है तो क्या ही करूंगी मैं रंगीन कपड़े पहनकर।
बेटा मैं तुझे इस तरह सफेद साड़ी में नहीं देख सकता। तू ये साड़ी बदलकर दूसरी साड़ी पहनकर आ जा बेटा। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से सारा जीवन ही सूना नहीं हो जाता। इस तरह नहीं करते बेटा, अभी तेरी पूरी उम्र पड़ी है। कुछ ज्यादा ही तरस नहीं खा रहे हो तुम अपनी इस बहू पर? नहीं बदलेगी ये सफेद साड़ी। मैंने बोला है इसे सफेद साड़ी पहनने के लिए। जब इसका पति ही नहीं रहा तो किसके लिए सजेगी सबरेगी ये? अरे कैसी औरत हो तुम, सच बोलते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज देख भी लिया मैंने, तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई। ये हमारी बहू है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? तुझे तो बड़ी खुशी होती होगी ये सब देखकर। अरे उल्टा क्या चाहती है तू? मेरे बेटे को तो खा गई, क्या अब मुझसे मेरे पति को भी छीनना चाहती है? अरे चली क्यों नहीं जाती तू इस घर से, जिसके लिए आई थी, जिसके पीछे आई थी? जब वही इस घर में नहीं रहा, वही इस दुनिया में नहीं रहा, तो तू यहाँ पर रहकर क्या करेगी? मम्मी जी, आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मत निकालिए। मैं आपके घर में रहकर सारा काम करूंगी। जो आप बोलेंगी, जैसा आप बोलेंगी वही करूंगी मैं। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, खाना सब काम करूंगी। बस ये सोचकर मुझे रख लीजिए। अरे चल हट यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। तू उल्टा है उल्टा, तूने मेरे बेटे को खा गई। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी मम्मी जी? मेरे सर पे कोई छत भी नहीं है। मैं अपने चाचा चाची के यहाँ रहती थी तो इनके साथ आ गई मैं। अब मैं उनके घर भी नहीं जा सकती। अरे कहीं नहीं जा सकती तो किसी नदी तालाब में जाकर डूबकर मर जा, या किसी मोटर गाड़ी के सामने आकर कट जा, लेकिन हमें छुटकारा दे दे। हम तो जैसी औरत के साथ नहीं रह सकते। सुमित्रा, किसी रिश्ते से नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते बहू को इस घर में रख लो। वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, फिर भी तुम कैसी औरत हो? अरे इतनी दया दर एक तो इंसान पर होनी ही चाहिए। इंसानियत तो दिखाओ थोड़ी सी कम से कम। इसे इसे इंसानियत दिखाऊं मैं, जिसने मेरे बेटे को खा गई? उठो बेटा उठो, इसके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे समझ में आ गया है, तुम हमारी बहू को इस घर में शांति से रहने नहीं दोगी। उसका जीना उठना बैठना हराम कर दोगी तुम। इसलिए जो हमारा दूसरा वाला फ्लैट है बस्ती के अंदर वाला, उसे मैं अपनी बहू के नाम कर रहा हूँ। कम से कम वो वहाँ सुकून से तो रह पाएगी। इस मनहूस को तुम इतना बड़ा फ्लैट दे रहे हो? क्यों दे रहे हो तुम उसे? आखिर बात क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दाल में कुछ ना कुछ काला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने मेरे बेटे पर डोरे डाले थे, वैसे ही तुम पर भी डोरे डालने लगी है। तुमने इस दो कोणी की लड़की के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया? मेरे ऊपर? अपनी पत्नी के ऊपर? अरे शर्म करो, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं यदि इस तरह की बात की तुमने तो दोबारा। मंजू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जैसे सुभी मेरी बेटी है वैसे ही मंजू भी मेरी बेटी है। अरे बहू पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जरा भी नहीं सोचा? भगवान ने तो इस बेचारी के ऊपर कहर ढा ही दिया है, तुम क्यों कहर ढा रही हो? अब मैंने फैसला कर लिया है, उस फ्लैट को मैं तुम्हारे नाम आज ही करूंगा। आज ही मैं वकील से जाकर वो फ्लैट तुम्हारे नाम करता हूँ। ये क्या पापा, भैया नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना। आप अपनी संतान को दोगे वो फ्लैट, क्या किसी पराई औरत को दोगे? मंजू मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मेरे लिए पराई नहीं है वो, तुम लोगों के लिए पराई हो सकती है। तुम लोग उससे रिश्ते नाते तोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं तोड़ सकता। मैं मरते दम तक अपनी बहू का साथ दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अरे पापा, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इसके नाम करने की क्या जरूरत है आपको? वो प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दीजिए। मेरी प्रॉपर्टी में जितना तुम्हारा और जितना मयंक का अधिकार था, उतना ही मेरी बहू का भी अधिकार है। मयंक के जाने के बाद मंजू ही मेरा बेटा है। और वैसे भी वो फ्लैट मुझे मयंक ने ही खरीद कर दिया था, मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया था उसने। इसलिए उसके दिए गिफ्ट को मैं उसकी पत्नी को ही लौटा रहा हूँ। कम से कम उसके सर पर छत तो रहेगी। इस घर में तो तुम लोग उसे शांति से रहने नहीं दोगे, मुझे पता है ये बात। आखिर तू अपने मकसद में कामयाब हो ही गई, यही चाहती थी ना तू। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। पहले मेरे पति को खा गई, अब मेरे पति की प्रॉपर्टी को हड़प लिया तूने। इसी मकसद से आई थी ना तू इस घर में। अरे तुझ जैसी औरतों को तो जिंदा जला देना चाहिए। भगवान, अब बस करो तुम, अब बहुत बोल रही हो, वरना अब ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। अरे तुमने क्या ही रखा है हमारे रिश्ते के बीच में? क्या ही रखा है? इस पराई औरत के सामने तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब बचा ही क्या है हम दोनों के बीच में, जो तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूंगी मैं? पापा, आपने बहुत गलत किया है मम्मी को थप्पड़ मारकर, वो भी इस औरत के सामने जिसने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। पापा, अपनों को आपने पराया कर दिया और जो पराई थी उसे आपने अपना बना लिया। इस विषय में मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। वो प्रॉपर्टी मेरी थी, मेरे बेटे ने मेरे नाम से खरीदी थी, इसलिए अब मैं उसकी प्रॉपर्टी को उसकी बीवी के नाम कर रहा हूँ, ताकि वो सुकून की 2 रोटी खा सके। तुम्हारे साथ रहेगी तो ना जाने तुम लोग उसका क्या हाल करोगे। तुम लोगों में इंसानियत नहीं है, लेकिन मुझ में इंसानियत है, और इंसान होने के नाते मैं अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे बेटे के जाने के बाद मैं अपनी बहू की जिम्मेदारी उठाऊंगा एक पिता बनकर, और वो मेरी बेटी है। चल बेटा, बांध ले अपना सामान। ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है तुझे, जहां तेरी कोई कद्र ना हो। तुझे जिंदा जलाकर मार देंगे ये लोग। पापा जी, मैं शादी होकर इस घर में आई थी। इस कमरे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मयंक की बहुत सारी यादें हैं इस घर में।
रहने दे, ये फालतू के नाटक किसी और के सामने बताना, ये ढोंग कहीं और दिखाना जाकर। बहू, तुम्हें यहाँ कोई नहीं समझेगा बेटा, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा इस घर में। तुम चलो, मैं तुम्हें फ्लैट की चाबी दे देता हूँ, तुम वहीं रहना बेटा। बेटा, मैं जानता हूँ 6 महीने हुए हैं तुम्हारी शादी को, और 6 महीने में तुमने मयंक के साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं इस घर में। वो सारी यादें तुम्हें इस घर से जाने नहीं देंगी। लेकिन बेटा, इस घर में रहकर भी क्या करोगी? इस घर में यदि तुम रहोगी और जो तुम्हारे साथ होगा वो सब देखकर मयंक की आत्मा भी दुखी रहेगी। इसलिए बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम कम से कम वहां सुकून से रह सकोगी। वो घर भी तुम्हारा ही है, तुम्हारे पति ने ही अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। ये समझ लो कि जाते जाते उसने वो मकान तुम्हारे लिए खरीद कर चला गया है। जाओ बेटा, अपनी पैकिंग करो, मैं तुम्हें आज ही लेकर चलता हूँ उस घर में। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेटा, जल्दी आओ तुम। हे भगवान, शादी करके इस घर में कितने अरमान लेकर आई थी मैं, क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, और ये आपने क्या से क्या कर दिया। मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी भगवान आपने? क्यों भगवान, क्यों मयंक को मुझसे छीन लिया आपने? मयंक के साथ तो मैंने सारा जीवन बिताने की कसमें खाई थी। मयंक, तुम क्यों छोड़कर चले गए मुझे? क्यों छोड़कर चले गए? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था मयंक तुमने, तुम अपना वादा तोड़कर चले गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मयंक, कभी माफ नहीं करूंगी। जीवन के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है तुमने मुझे। इस कमरे में आज भी तुम्हारी खुशबू आती है मयंक, आज भी तुम दिखाई देते हो मुझे इस कमरे में। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। कैसे इस कमरे को छोड़कर जाऊंगी, कैसे इस घर को छोड़कर जाऊंगी? लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। यदि मैं इस घर में रही तो मम्मी जी मुझे जीना हराम कर देंगी। इस तरह मंजू के ससुर मंजू को उस फ्लैट में ले जा लेते हैं जो फ्लैट मयंक ने खरीदा था। पापा जी, मैं इतने बड़े घर में कैसे अकेले रहूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। बेटा, तुम उस घर में नहीं रह सकती हो, तुम तो जानती हो तुम्हारी सास और ननद कैसी हैं। अब मैं दिन भर घर में रहकर तुम्हारी देख रेख तो नहीं कर सकता बेटा, मुझे भी दुकान जाना पड़ता है, तुम्हें तो पता है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी भी बढ़ गई है मेरी। थोड़ा समय लगेगा बेटा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है बेटा, अगल बगल के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ सभी को। उस घर में तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता बेटा, यहाँ तुम कम से कम सुकून से रह तो पाओगी। पापा जी, यदि आपने मेरे लिए ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। आपका हर फैसला मानना मेरी जिम्मेदारी है। चलो बेटा अंदर। ठीक है मंजू बेटा, मैं चलता हूँ। और हाँ बेटा, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुरंत मुझे फोन लगा देना। ये सोचना मैं तुम्हारा पिता हूँ। जी पापा जी, अपना और मम्मी जी का ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा ठीक है। और एक बात और बेटा, ये सफेद साड़ी मत पहना करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है पापा जी, जैसा आप बोले। हे भगवान, इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे कैसे रहूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मयंक के जाने के बाद कितना कुछ बदल गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपना घर छोड़कर दूसरा घर में आकर रहना पड़ेगा, वो भी अकेले। अपने चाचा चाची के घर भी नहीं जा सकती मैं तो, क्योंकि वो लोग मुझे वहाँ रहने ही नहीं देंगे, मुझे देखकर ही भगा देंगे वो लोग। इसलिए मेरे लिए यही ठीक है कि मैं यहीं पर रहूं। घर में अकेले अकेले रहकर समय नहीं कटता है मेरा। क्यों ना मैं ऐसा करूं, आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं सबको कोचिंग पढ़ाऊं, मैं सबको ट्यूशन पढ़ाऊंगी, तो कम से कम मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करूंगी मैं। सारे पड़ोस के बच्चों को बुलाकर कल से कोचिंग पढ़ाऊंगी। इसी तरह मेरा कम से कम मन तो लगा रहेगा। अगले ही दिन मंजू पड़ोस में जाकर सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर आ जाती है और उन्हें ट्यूशन पढ़ाने लगती है। बच्चों, जो कल मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, क्या वो सभी ने करके लाए हो? दीदी, मैंने सारा वर्क कर लिया है। चिंटू ने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता। दीदी, मैंने कर लिया है। रिया ने नहीं किया, वो झूठ बोल रही है, उसने वर्क नहीं किया है। चुप कर, झूठ मैं नहीं, झूठ तू बोल रहा है। मैंने सारा वर्क कर लिया है। बता वाला दीदी को कापी कहाँ है तेरी कापी में होमवर्क? अरे बच्चों, आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो। जिसने वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कर लो। अच्छा ये बताओ बेटा, कोचिंग का वर्क तो तुम लोग कंप्लीट कर लेते हो, क्या तुम लोगों ने स्कूल का वर्क भी कंप्लीट कर लिया है? हाँ दीदी, मैंने भी कंप्लीट कर लिया है, स्कूल का भी कंप्लीट कर लिया है हमने। अरे वाह बच्चों, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। आज क्या बात है, सोनू क्यों नहीं बोल रहा है? सोनू चुपचाप क्यों बैठा है भाई? दीदी वो ना, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं कर पाया दीदी। ओहो, सोनू बेटा के पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी बैठकर आप वर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है? हाँ दीदी ठीक है, मैं वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। हाँ बाबा, ठीक है, चले जाना, घर चले जाना। मंजू बेटा, ये इतने सारे बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने आए हैं क्या? पापा जी, अकेले अकेले मुझे बहुत बोर लगता था, मेरा टाइम पास भी नहीं होता था, इसलिए अगल बगल के बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाने लगी हूँ पापा जी। मेरा दिमाग भी ठीक रहता है इसमें, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है पापा जी। कम से कम इसी बहाने मेरा मन भी लगा रहता है। ये बच्चे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा जी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा,
तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम अपने ज्ञान को बांट सकती हो, इससे तुम्हारे ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। थैंक यू पापा जी। बेटा, क्या तुम डीएड बीएड करना चाहोगी? इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, कम से कम डीएड बीएड कर लोगी तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तुम्हारी। हाँ पापा जी, मैं भी यही सोच रही थी। अपने पैरों में खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। हाँ बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है, मेरे बाद तेरा क्या होगा यही सोचते रहता हूँ मैं। इसलिए मैंने कल ही बैठे बैठे यही दिमाग लगाया था कि क्यों ना तेरे लिए डीएड बीएड के फॉर्म ला दूं, ताकि तू उन्हें भर के कोर्स कंप्लीट कर सके। हाँ ठीक है पापा जी, आप ला दीजिएगा, मैं कल ही फॉर्म कंप्लीट कर दूंगी। मैं जरूर डीएड बीएड करना चाहूंगी पापा जी, कम से कम इससे मेरे भविष्य में 4 पैसे आने तो लगेंगे यदि जॉब लग गई तो। हाँ बेटा, बस इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें डीएड बीएड करा देता हूँ। जी ठीक है पापा जी। पढ़ाई करने के बाद मंजू की सरकारी जॉब लग जाती है, एक सरकारी स्कूल की टीचर बन जाती है मंजू। मंजू जी, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, चलिए। नहीं नहीं सर, रहने दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी घर, वैसे भी पास नहीं है मेरा घर। आप परेशान मत होइए, मेरी तो रोज की आदत है, मैं तो रोज ही पैदल आती जाती रहती हूँ। कम से कम इसी बहाने मेरा पैदल चलना तो हो जाता है, वरना दिन भर घर में तो बैठी ही रहती हूँ मैं। इस तरह मंजू ने सूरज की बात मानने से इनकार कर दिया और वो अकेली पैदल चली गई। अगले दिन फिर, हे भगवान, इस ट्रैफिक के चक्कर में आज स्कूल पहुंचने में भी लेट हो गई हूँ मैं। जल्दी से जाती हूँ, बच्चे आ गए होंगे क्लास में। मंजू जी, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप घर रात को ही पहुंच पाएंगी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं सूरज जी, मैं चली जाऊंगी, परेशान मत होइए आप। ट्रैफिक है तो क्या हुआ, चले जाऊंगी मैं अकेले ही। प्लीज मंजू जी, बात मानिए मेरी, रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ है और ऐसे ट्रैफिक में आप अकेले घर नहीं जा सकती हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, क्या दिक्कत है आपको? इस तरह बार बार मनाने के बाद मंजू मान जाती है और सूरज के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। थैंक यू सूरज जी, आज आपके कारण मैं समय से घर पहुंच गई, वरना ट्रैफिक में मुझे रात ही हो जाती आज। मंजू जी, बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा था। आज मौका मिला है तो मैं आज आपसे बात कर ही लेता हूँ। ये सूरज है जो मंजू के साथ मंजू के स्कूल में पढ़ाते हैं। मंजू जी, मैं आपको पिछले 4 महीने से जान रहा हूँ, आप पिछले 4 महीने से मेरे साथ स्कूल में पढ़ा रही हैं, मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। मंजू जी, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत चाहने लगा हूँ मंजू जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ मंजू जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आपकी ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई, निकल जाइए यहाँ से और दोबारा मुझसे बात करने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, मुझे क्या पता था कि आपके मन में क्या है। मंजू जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, ना ही कुछ सुनना है, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। प्लीज मंजू जी, बात तो सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मंजू जी, मेरी बात सुनने के लिए खाली ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूं, उन्हें जीवन की सारी खुशियां देना चाहता हूं। मैं जानता हूं शादी के बाद उनके पति का निधन हो गया था, सारी बातें पता है मुझे, लेकिन मंजू जी हैं कि मेरी बात सुनने को खाली ही नहीं है। सूरज मंजू को बहुत प्यार करने लगता है और वो किसी भी तरह मंजू को पाना चाहता है। मंजू सूरज से बहुत नाराज रहने लगी थी और स्कूल में भी वो सूरज से कोई बात नहीं करती थी। सूरज उससे बहुत बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मंजू है कि उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। मंजू से बात करने के लिए सूरज उसके घर के सामने से रोज निकलने लगा। एक दिन, अरे ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? मुझे इन्हीं से बात करनी चाहिए शादी के लिए। मंजू जी तो मुझसे बात करने को खाली नहीं है। अंकल जी। हाँ बेटा बोलिए, कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। अंकल जी, मंजू जी के साथ स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं। अंकल जी, आपसे मुझे मंजू जी के विषय में कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है बताओ। यहाँ नहीं अंकल जी, थोड़ा साइड में चलिए, थोड़े साइड में चलकर हम लोग बात करते हैं, थोड़ी बात जरूरी है। हाँ ठीक है, चलो ना बेटा, चलो क्या बात करनी है। देखिए अंकल जी, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शादी के बाद उनके पति खत्म हो गए हैं। बेटा, मैं मंजू का पिता नहीं, मंजू का ससुर हूँ, वो मेरी बहू है। मैं भी चाहता हूँ बेटा कि वो अच्छे से लड़के से शादी कर ले, लेकिन वो मेरे बेटे को भूल ही नहीं पा रही है, वो उसकी जगह किसी को नहीं देना चाहती है। अंकल जी, यदि मंजू जी से मेरी शादी हो जाती है तो मैं उन्हें बहुत खुश रखूंगा, दुनिया की सारी खुशी दूंगा उन्हें। प्लीज अंकल जी, आप मंजू जी को मनाने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत दिनों से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, मैं मंजू से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी धन्यवाद अंकल जी, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, वही बहुत है। ठीक है बेटा, मैं जाकर मंजू से बात करता हूँ इस विषय में। मंजू बेटा, मंजू बेटा। जी पापा जी, आइए ना, बैठिए। मंजू बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ पापा जी, आइए बैठिए। जी बोलिए पापा जी, क्या बात है, क्या बात करना है आपको मुझसे? बेटा, मैं चाहता हूँ तू मयंक को भुलाकर मेरे जीते जी दूसरी शादी कर ले। मैं तुझे दोबारा शादी होते हुए देखना चाहता हूँ, दोबारा दुल्हन बने हुए देखना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं पापा जी आप? आपको जरा भी अंदाजा है कि ऐसा बोलकर आप क्या कह रहे हैं मुझसे?
हाँ बेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी जगह यदि तेरे पिताजी होते तो वो भी यही चाहते कि तू सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाए और दूसरी शादी कर ले। पापा जी, मैं मयंक को कभी नहीं भुला सकती। मैंने उन्हें बहुत प्यार किया है। वो आज भी मेरे लिए जिंदा है। बेटा, मयंक तो चला गया है, उसकी यादें तेरे जीवन में जिंदगी भर रहेंगी, उसकी यादों को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मयंक भी ऊपर से तुझे ऐसे देखते हुए खुश नहीं होता होगा, उसकी आत्मा भी बहुत दुखी होती होगी तुझे इस तरह देखकर। जानता हूं मैं, मयंक जहां भी होगा वो भी यही चाहता होगा कि तू खुश रहे, तो दूसरी शादी कर ले। बेटा, मेरे लिए ना सही, कम से कम मयंक की खुशी के लिए तो दूसरी शादी कर ले। सूरज बहुत अच्छा लड़का है बेटा, सूरज तुझे बहुत खुश रखेगा। सूरज? सूरज आपको कब मिल गया पापा जी? सूरज से मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो मेरे आसपास और न मेरे घर के आसपास नजर आए। बेटा, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तू सूरज से शादी कर ले। मेरे जीवन की आखिरी तमन्ना यही है। बता, तू शादी करने को तैयार है क्या? मंजू के ससुर की बहुत मनाने के बाद मंजू शादी के लिए मान जाती है और 1 महीने के अंदर मंजू और सूरज की शादी भी हो जाती है और दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी है तुम दोनों की? पापा जी, हम लोग हमारी एक फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पीता, बस मैं तो यूं ही घूमने चला आया था। तुम दोनों की याद आ गई थी तो सोचा थोड़ा घूम कर आ जाऊं तुम दोनों से मिलकर। मंजू बेटा, तुझे इस रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है सूरज के रूप में मुझे मयंक मिल गया है। सूरज नहीं, ये मयंक ही है ऐसा लगता है। अंकल जी, मैं आपका बेटा ही हूँ, बस नाम अलग है। उसका नाम मयंक था, मैं सूरज हूँ। मैं आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बेटा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी बहू की जिंदगी में आए हो और इसका जीवन दोबारा से संवारा है तुमने। अंकल जी, यदि आज हमारी शादी हो पाई है तो आपकी वजह से ही हो पाई है। आपने ही मंजू को मनाया है, तभी वो शादी के लिए राजी हुई है। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, मैं भी चलता हूँ। कुछ दिनों बाद ही मंजू को ये पता चलता है कि उसकी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और वो बिस्तर से उठ बैठ नहीं सक रही है। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है घर पे। ऐसा सुनते ही मंजू अपनी सास को अपने घर पर बुला लेती है और अपने घर पर रखकर उसकी बहुत सेवा करती है। मम्मी जी, अब आपको कैसा लग रहा है? बेटा, पहले से काफी अच्छा लग रहा है मुझे। बेटा, आज यदि मैं ठीक हो पाई हूँ तो तेरी वजह से ही ठीक हो पाई हूँ, वरना न जाने मेरा क्या होता। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है, मैंने तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुझे अपने घर से तक निकाल दिया, लेकिन बेटा तूने जरा भी इस बात का बैर नहीं रखा अपने मन में और बिना द्वेष भावना के मेरी कितनी कितनी सेवा की है बेटा तूने मेरी। अब भगवान ने मेरे बेटे को छीन लिया तो तू ही मेरा बेटा बनकर आई थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैंने ही तुझे अपने घर से निकाल दिया। तुझे क्या कुछ नहीं बोला, अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तुझे ही समझती रही बेटा मैं। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, जो भी होना था हो गया है, अब और बुरा नहीं हो सकता हम लोगों के साथ। अब तो दीदी की भी शादी हो गई है, अब उस घर में भी कोई नहीं है, आप दोनों भी हमारे साथ इसी घर में रहिए। हाँ बेटा, हम यहीं रहेंगे तेरे साथ। तू ही हमारी बेटी है, हमारा बेटा है और हमारी बहू है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।